Hello everyone. So today we are learning the chapter 1 of the Indian Constitution, and this is the part 3 of this chapter, and it is a chapter of class 8th civics. Okay, so in the last two parts we discussed why does a country need a constitution, what is constitution, and we discussed how Nepal got its constitution, right? And we discussed कि किस तरीके से मोनार्की से वो जो नेपाल था वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बना। ओके, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस क्या हैं, क्यों हम एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यू कैन सी देम इन द लास्ट पार्ट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट नहीं कर सकती है एंड ऑल, एंड किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे ही हमें डिसीजन से बचाता है। ओके, सो वी वर ऑन द द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पाँच या फिर छः की फीचर्स हैं। विल डिस्कस देम बिलो। ओके, तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ था, किस किस तरीके से किस किस चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए, यूनिटी बना के रखते हुए ही हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सही तरीके से फ्रेम हुआ था। ओके, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में ये क्या होता है? फेडरलिज्म में होता है फेडरलिज्म होता है जिसमें यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कुछ टीयर्स में डिवाइडेड होती है। ओके, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? टीयर्स कहते हैं, TIER। ओके, व्हाट डू वी कॉल दोस पार्ट्स? TIER। ओके, so let's see what federalism reads. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and on the center level center. Okay, so हमारे पास कितनी तरह की गवर्नमेंट है? एक तो स्टेट लेवल पे है और एक सेंट्रल लेवल पे है और एक हमारी पंचायती राज भी है जिसको हम थर्ड टीयर कहते हैं। ओके, सो इन पार्ट्स को हम टीयर कहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था TIER, दैट इज़ टीयर। ओके, सो हमारा फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब होता है जहाँ पे तीन तरीके की गवर्नमेंट होती है, तीन लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की, ताकि जो कंट्री है वो सही तरीके से वर्क कर पाए। ओके, जब हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर लोड कम रहता है, एक ही और सही डिसीजंस भी बनते हैं, कहीं भी अनबैलेंस नहीं होता, और पावर जो होती है वो सही लोग के हाथ में ही जाती है हमारे फेडरलिज्म के थ्रू। ओके, सो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड सेंटर लेवल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पे कौन से लेवल की गवर्नमेंट है? एक तो स्टेट लेवल पर है जो कि हमारे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सब की क्या है? अलग अलग स्टेट, अलग अलग इन लोगों की गवर्नमेंट है, राइट? एक जैसे कि CM है इन लोगों का सबका। लेकिन क्या होता है कि जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल क्या होता है कि वो उसके पास सारी पावर होती है कॉन्टिनेंट्स की, जो हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे इंडिया के। ओके, सो वो लोग ये लोग चलाते हैं और पूरी कंट्री को भी यही लोग चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो वहाँ पे PM का ज़्यादातर हिस्सा होता है, या फिर जो पार्टी वहाँ पे रूल कर रही होती है उसका हिस्सा होता है, जो कि वहाँ पे रूल्स वगैरह बना के इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, देन वी हैव पंचायती राज इज़ द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक। ओके, तो जो पंचायती राज जो है वो हमारा थर्ड टीयर है, गवर्नमेंट का थर्ड पार्ट है, जो कि कहाँ रूल करते हैं? जो सारे रूरल एरियाज़ हैं, जो सारे विलेजेस हैं, वहाँ पे कौन रूल करते हैं? पंचायत के लोग रूल करते हैं। ओके, पंचायती राज जैसे कि आप लोगों ने कई बार सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, तो पंचायत को बुलाते हैं, बिठाते हैं, एंड देन दे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि फर्स्ट वाली क्या है? फर्स्ट वाली है स्टेट लेवल पे होती है, जिसे कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। देन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, central government. Okay, I did it wrong. Okay, this is central government, and then the third thing we have is panchayati raj. Okay, don't mind my spelling or handwriting. Okay, panchayati raj. Okay, so we looked at the functioning of the state government in your class 8th book, and this year we will read more about the
सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इट इज़ द 7th। ओके, आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, राइट। तो अब हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में सारे CM एंड ऑल होते हैं, राज्यसभा होती है, नो नॉट राज्यसभा, ओके, जो वो होता है हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे CM होता है और उनका अलग गवर्नमेंट होती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for a particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers of certain issues, subjects of national concern require that all these states follow laws of the central government. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या बात आई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ये क्या लोग बाग जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया की, वो क्या चाहते थे, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि न्यू दिल्ली जो है हमारी जो कैपिटल है वहाँ पे बैठ कर लोग उन लोगों के लिए रूल बना रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उस स्टेट में क्या चाहिए, ओके, क्या चल रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से वो लोग वर्क करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर चीज़ जो है वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ओके। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पहले जो हमें जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, उन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा था कि जो हमारा इंडिया है वो एक सही तरीके से चले और हमारी इक्वालिटी के साथ ही चले, सबके साथ इक्वालिटी ही हो, नो मैटर व्हिच कम्युनिटी दे बिलोंग फ्रॉम और रिलीजन दे बिलोंग फ्रॉम, ओके। सो यही इन लोगों ने अब बात कही है कि ये लोग ये नहीं चाहते थे, बहुत सारी इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसा नहीं चाहती थी, सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ ही ऐसा नहीं चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठकर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है जो न्यू दिल्ली में है, जो कि पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट चलाती है, जो कॉन्टिनेंट्स होती हैं, not the continents, okay, I don't know what we call them, I am taking the wrong name। तो यहाँ पे हमारी इंडिया के 7 और जगहें हैं जो कि दे आर नॉट स्टेट्स, ओके। जिसका जो गवर्नमेंट होती है वो कौन चलाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है, न्यू दिल्ली ही चलाती है, न्यू दिल्ली में बैठे हुए लोग ही चलाते हैं, वहाँ का जो CM है वही चलाता है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लोग बाग को ये नहीं चाहिए था कि सारी चीज़ें जो थी वो न्यू दिल्ली के अंदर ही एक इंसान जो बैठ कर वहाँ पे बना रहा है न्यू दिल्ली के अंदर लॉज, ओके। तो लोगों को क्या चाहिए था कि उनकी जो स्टेट है उसका अलग गवर्नमेंट चले ताकि जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके सही तरीके से। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एक स्टेट गवर्नमेंट भी दे दी गई, ओके, जो कि ताकि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के सारे वो मामलों को सुलझा सके, ओके। तो हर एक जो स्टेट है वो अपने गवर्नमेंट बनाने की या फिर अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने का एक पावर रखती है, ये ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या है, इन लोगों को ये चीज़ को हर चीज़ को जो सारे लॉज हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पास कराना पड़ता है, ओके। हर चीज़ जो है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न में जाती है, फिर अगर वो चीज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पास हो जाती है तो वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल दैट इशू दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसी लिस्ट को कंटेन करता है जो कि हर एक जो टियर है, हर एक जो गवर्नमेंट है उसके लॉज को बना सकता है, ओके। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, ओके। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, वही हमारा एक विजन है कि किस तरीके से हमारी कंट्री को वर्क करना है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है कि जो पैसा आता है हमारी कंट्री के पास, तो किस तरीके से कहाँ से पैसा देना है हमारी कंट्री को चलाने के लिए, जैसे कि रोड्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पब्लिक प्लेसेस बनती हैं, हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है, राइट। सबको जॉब, सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी पैसा लगेगा, ओके। सो क्या है, तो जो पैसा कहाँ से आएगा और किस तरफ से कैसे जाएगा, कितना पैसा बटेगा सारी गवर्नमेंट के अंदर, वो चीज़ भी कहाँ से, वो चीज़ कौन डिसाइड करता है, वो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स नॉट ओनली मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ओके। सो अब ये फेडरलिज्म में हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, ओके। तो और हमारी जो कंट्री में फेडरलिज्म है, मतलब जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं सबकी, तो इसीलिए जो स्टेट है उसके जो
उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके पावर्स हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही लेती हैं। ओके, सारी जो ऑल पर्सनस इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज़ मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब इन्हीं लॉज के ऊपर चलते हैं, इन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर चलते हैं जो कि इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ने बनाई है। तो फर्स्ट हमारी लेवल क्या थी? स्टेट गवर्नमेंट, देन द नेक्स्ट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द थर्ड वाज पंचायती राज. Okay, now we come to the second key feature of India, that is i.e. parliamentary form of government. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Okay, so अब ये जो tiers हमने पढ़े, जो हमने parts पढ़े गवर्नमेंट के जो levels पढ़े, okay, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो कौन इलेक्ट करता है? जैसे कि मैंने ऊपर प्रीवियस पार्ट में बताया था कि जो हम ही हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब यही होता है कि जिन्हें हमने इलेक्ट करा और वो हमारी नीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाकर गवर्नमेंट के अंदर। ओके, तो अभी जो डिफरेंट ईयर्स होते हैं वो हम इन डिफरेंट ईयर्स के अंदर कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे हमेशा डेमोक्रेसी ही चलेगी। अब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे एक जैसे कि हम लोग ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सुनी जाएगी या फिर एनीथिंग एल्स। यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी नीड्स होंगी वही फुलफ़िल होंगी और अगर कहीं अनइक्वालिटी हो रही है वो उसको देखा जाएगा। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट है जयपुर के नॉट इन जयपुर, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। पार्लियामेंट है हमारा दिल्ली के अंदर। वहाँ पे जितने भी हम लोग जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं उन्हें वो ही सब जाके वहाँ पे बैठते हैं और हमारे लिए लॉज़ बनाते हैं या फिर कोई इनइक्वालिटी हो रही है, कोई लॉ के अंदर कुछ चेंज करना है तो वो भी थोड़ा बहुत चेंज करना है तो वो भी कौन करता है? पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग। पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस। ओके, मे बी देयर इज़ अ पिक्चर, नो देयर इज़ नॉट अ पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सब लोग अब हमारे इनके जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट कर देने जा रहे हैं। यहाँ पे वोटिंग हो रही है इस एरिया के अंदर। इस एरिया में इस एरिया के अंदर वोटिंग हो रही है और यहाँ पे सब लोग क्या करने जा रहे हैं? वोट डालने जा रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जिनको उन लोगों को जिताना है वोट देके। ओके, योर क्लास 7th book began with the story of Kanta who was standing in the line of vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making constitution, the members of Constituent Assembly felt that the freedom of struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. This means that the people of India have the direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to people. You will read more about why the representation of crucial to democratic functioning is unit 2 of this book. Okay, so let me just tell you all how what this paragraph meant. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के साथ चलता है। ओके, तो हर एक हमारा जो इंडिया का सिटीजन्स है 18 ईयर्स के बाद, अडल्ट सफरेज मतलब 18 ईयर्स के बाद ही उसको डायरेक्टली वोट करने का राइट होता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम क्यों किया गया? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे उन लोगों को ये चीज़ लगी कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे जो अडल्ट लोग जो थे मतलब हमारा जो यूथ था, जो 18 अबव जो लोग थे, उन्होंने ही एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट को इनकरेज करा था और उन्होंने कहा था कि उनको जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के थ्रू ही चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ ही चाहिए। ओके, सो अब क्या है, अब हम लोगों को जब भी जैसे ही कोई भी 18 अबव होता है, जैसे ही कोई भी इंसान या कोई भी जो चाइल्ड है या फिर टीनेजर है वो 18 अबव होता है, ही इज़ कंसिडर्ड एन अडल्ट। ओके, तो क्या होता है कि जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसको डायरेक्टली एक वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ओके, और वो कई बार सिर्फ और सिर्फ वोट ही नहीं दे सकता, वो अब खुद को भी इलेक्ट कर सकता है 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद। ओके, सो अब ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे उन लोगों को ये लगा कि अगर ये लोग एडल्ट लोगों को इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाएंगे तो क्या होगा, ये लोग डेमोक्रेटिक माइंडसेट को इनकरेज करेंगे और जो ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास और जेंडर की बहुत सारी जो हायरार्कीज चल रही थी, बहुत ज़्यादा पुरानी जो प्रथाएँ थी, बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी एंड ऑल था जो था, उसको वो ब्रेक कर सकेंगे। ओके, सो
इसीलिए जो हमारे जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको डायरेक्ट रोल दिया जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए है। बीच के अंदर कोई भी नहीं आता है इन लोगों के, देयर इज़ जस्ट अ मशीन विच यू वोट फॉर फ्रॉम। ओके, सो और हर एक जो सिटीज़न है कोई से भी, वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, किसी भी रिलीजन से है, कोई मैटर नहीं करता, सबको इलेक्शंस में पार्ट लेने का पूरा पूरा अधिकार है, पूरा पूरा राइट है। ओके, अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो जैसे कि अब आप इलेक्शन में लड़ रहे हो कि अब लोगों ने आपको जिता दिया, राइट, वोट दे दे के लोगों ने आपको जिता दिया, तो क्या होगा कि आप उन लोगों के लिए अकाउंटेबल होगे, जवाबदेह कौन होगा? आप होगे। अगर कोई चीज़ उनके साथ गलत हो रही है, जैसे कि रोड्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो कौन जवाबदेह होगा? अकाउंटेबल मतलब कौन जवाब देगा हर चीज़ का? आप दोगे। ओके, यू विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड की फीचर ऑफ दिस पार्ट। ओके, अब ये क्या है, अब क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 3 ऑर्गन्स दिए हैं गवर्नमेंट को, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो लॉज हैं उसको पहले लॉ बनाया जाता है, वो फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, जो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पावर क्या है कि उन लॉज को कौन कौन लगाएगा, कौन कौन लागू करेगा, वो आ जाएंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर ये होगा कि कौन कौन रूल करेगा, और कौन कौन अगर कोई लॉ है वो गलत है और या फिर किसी ने उसका पालन नहीं करा, उस लॉ को तोड़ा, तो क्या होगा, उसको जज करने के लिए जुडिशरी होती है। द फर्स्ट पार्ट विल बी लेजिस्लेचर, जहाँ पे सारे के सारे लॉज बनेंगे। यू कैन सी हेयर इज लेजिस्लेचर, दीज आर द लेजिस्लेचर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी सी हेयर इज दिस लेजिस्लेचर, जहाँ पे सारे लॉज फॉर्म होंगे। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, वहाँ पे सारे फॉर्म, द लेजिस्लेचर फॉर्म्स लॉज। ओके, अभी हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया कि लेजिस्लेचर क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लेजिस्लेचर हमारे जो लॉज होते हैं उसको फॉर्म करता है। ओके, अब आता है द नेक्स्ट थिंग वी सी हेयर इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट जो करेगा, जो लॉज को एग्जीक्यूट करेगा, वो कौन होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जिसमें पुलिस एंड ऑल वगैरह आते हैं, आईएएस आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, आरएएस अफसर आते हैं, जो कि हमारे ऊपर लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि जो लेजिस्लेचर है उसने ये लॉ बनाया कि अगर कोई भी ओवर स्पीड चलाएगा, गाड़ी तेज़ चलाएगा, स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाएगा, तो क्या होगा, उसको एक चालान देना पड़ेगा। अब ये इन्होंने तो लॉ बना दिया। ओके, इन्होंने लेजिस्लेचर वालों ने तो लॉ बना दिया कि ये इतना चालान आएगा गवर्नमेंट के पास, लेकिन अब उसको कौन लोगों पे अप्लाई करेगा, वो कौन होगी? जैसे कि ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा, कई बार आपके ही टिकट्स कट जाते हैं, कई बार आप लोग के ही चालान लग जाते हैं, तो कौन हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है उन लॉज को, कौन हम पे एग्जीक्यूट कर रहा है? पुलिस वाले कर रहे हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस ही नहीं करते ये लॉज एग्जीक्यूट, नो, देयर आर और मोर पीपल इन दिस एग्जीक्यूटिव पार्ट, वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, सो यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एंड देन द लास्ट वन इज़ जुडिशरी। अब देखो लॉज बन गए, लेजिस्लेचर ने, किसने बनाए लॉज? लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिया। ओके, अब जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, वो जो लॉज हैं उनको हम पे लागू करेगा। ओके, ताकि वो हमें आके लॉज को बताएगा कि ये लॉज हैं और हमें इन लॉज को फॉलो करना है, ताकि जो कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस ना हो, होश-पोश ना हो, और हमारी जो कंट्री है बिल्कुल सही तरीके से एफिशिएंट मैनर में चले। ओके, अब जो जुडिशरी है वो क्या करेगी, उन लॉज को अगर किसी ने ब्रेक करा तो उसको वो उस पर रूल करेगी कि ये इंसान सही है या गलत है। जुडिशरी में कौन कौन लोग आते हैं? जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल। ओके, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ गया, एग्जीक्यूटिव में आरएएस, आईएएस एंड ऑल, पुलिस वाले आ गए, और जो जुडिशरी है उसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स आई एम गिविंग। और भी लोग होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर। ओके, अब लेट्स जस्ट रीड व्हाट द बुक सेज। द लेजिस्लेचर refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. Okay, जैसे कि मैंने बताया कि लेजिस्लेचर जो हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो थोड़े
थोड़े स्मॉलर नंबर ऑफ लॉज, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं, थोड़े मतलब कम होते हैं वो लोग, ओके, और जो कि हम पे लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लागू करते हैं, ओके। तो जुडिशरी में क्या होता है, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट एंड सारे जो कोर्ट्स होते हैं, इंडिया के जो जजेस होते हैं, वो सब जुडिशरी के अंडर आते हैं, ओके। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर, अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या गवर्नमेंट हमारे क्या क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों होते हैं ये पार्ट्स, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न क्या है इन पार्ट्स का होने का, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो अब क्या होता है, जब एक जो सारी पावर जो होती है वो जब एक ही ऑर्गन के पास आ जाती है, तो क्या होता है कि एक क्या होता है कि मिसयूज़ होने लग जाता है कई बार पावर का। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब को अलग अलग पावर्स दी हैं ताकि कम लोग कम पावर्स को चलाएं, क्योंकि ज़्यादा जब दिमाग लगने लग जाते हैं एक ही चीज़ के अंदर तो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो यही करता है कि यही कहता है कि हमारा जो पावर्स हैं वो डिवाइड होके चलने चाहिए, हमारे जो पावर्स हैं वो कुछ कुछ लोगों के पास, सबके पास पावर्स होने चाहिए। अब देखो अगर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाएगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल भी हमारे पास ना तो एम्प्लॉयमेंट होगा, कि ना तो पुलिस वालों का हमारे पास ज़रूरत होगा, क्योंकि कौन लॉज इम्प्लीमेंट करेगा। अब पार्लियामेंट ही हमें हमारे लॉज को चलाएगा तो फिर क्या होगा, ओके। तो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना पावर के अंदर, राइट। तो अब 300 पीपल या फिर पार्लियामेंट में तो बहुत कम लोग होते हैं, राइट। तो कितने लोग क्या क्या चला लेंगे, तो इसीलिए स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स को अलग अलग पावर दी जाती है ताकि पावर के अंदर बैलेंस हो सके और जो पावर है वो डेवलप अच्छी तरीके से हो सके, ओके। और जो बैलेंस है वो सब जगह हर इंसान चेक कर सके। तो क्योंकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारा जुडिशरी जो होता है, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे वो कोई जज ही है जो कि गलत लॉ को जो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए उसने क्या किया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसीलिए हमें कुछ ऐसी पावर्स दी जिनके थ्रू हमारा जो ऑर्गन्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन लॉस के थ्रू ही हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से हमारी कंट्री को चला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो ऑर्गन्स हैं वो ताकि मिसयूज़ ना करें, ताकि हम चेक करते रहें, ओके। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार पार्लियामेंट के ऊपर चेक कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो कई बार जजेस के ऊपर चेक कर सकता है, ओके। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कंट्री है, वो चल सकती है, ओके। तो ये हो गया। और जो हमारे पावर्स हैं, जो पावर है हमारी जो एक दूसरे के साथ वो चल सके, ओके। So now we have the fourth key feature, that is i.e. फंडामेंटल राइट्स। तो देखो अब हम लोग को पता लग गया कि किस किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है, हमारे लॉज कैसे बनते हैं, सब कुछ हमारे पे किस किस तरीके से लागू होता है, ठीक है। अब हमने देखो गवर्नमेंट को क्या दे दी, हमने दे दी पावर गवर्नमेंट को। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें भी कुछ ऐसी पावर्स देता है जिनके थ्रू हम हमारी जो लाइफ है उसको सही तरीके से लीड कर सकें, सही तरीके से हम हमारी लाइफ को जी सकें, ओके। तो लेट मी जस्ट give you all a brief what this paragraph says. The section on fundamental rights has been often been referred to as consciences of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that the set of written rights would guard against the misuse of state power or in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals, okay. तो क्या हुआ, कॉलोनियल रूल जब था, जब ब्रिटिशर्स हमारे जो थे वो रूल कर रहे थे, तो क्या हुआ, एक सर्टेन सस्पिशन आ गया हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनके दिमाग, जो हमारे दिमाग में जो हमारे लिए फ़ाइट कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनके दिमाग में एक सस्पिशन आ गया कि कई बार क्या होता है, जैसे कि कॉलोनियल रूल के अंदर इक्वल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा चलती थी, उन लोगों को कोई भी पावर नहीं था, तो
तो यही चीज़ वो लोग इंश्योर करना चाह रहे थे कि ये ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ सारे जो पावर है वो सारी चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही चले जाए। नो, हमारे पास भी कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा जो स्टेट की जो पावर है, वो जो स्टेट की पावर है, मतलब स्टेट यहाँ पे किसको कह रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं। स्टेट उस हमारे स्टेट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट होता है सॉवरेन कंट्री जो होती है उसको हम स्टेट कहते हैं। सॉवरेन मतलब क्या होता है? सफ्रानिटी मतलब होता है जो कि हमारी जो इंडिया है वो किसी के अंडर नहीं काम कर रही है, वो ही उस खुद के ही रूल्स बना रही है और खुद ही हमारा जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो खुद की रूल्स बना रही है और खुद ही की चीज़ें कर रही है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना हमारे इंडिया के अंदर कि हम जाके अमेरिका से पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो हमारी जो इंडिया है वही हमारे रूल्स बनाती है, इसीलिए वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो फ्री है, सबसे इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो लोग थे, हमारे नेशनलिस्ट जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो उन लोगों को ये चाहिए था, हमारा ऐसा एक गवर्नमेंट चाहिए थी जिसके अंदर कुछ राइट्स ऐसे हों, कुछ हमारे अधिकार ऐसे हों जो कि हमें हमारी एक गार्ड दे दें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। ऐसा ना हो कि अनइक्वालिटी हो जाए। तो इन लोगों ने क्या बनाया? फंडामेंटल राइट्स बनाए। हमारे पास ऑलमोस्ट कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। दे आर राइट टू इक्वालिटी। हम हर इंसान के पास एक इक्वालिटी है बिफोर लॉ, के उनके रिलीजन के बेसिस पे उनको बिल्कुल भी गलत नहीं देखा जाएगा, ना ही उनको गलत तरीके से ट्रीट करा जाएगा। दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। ओके, हमारे पास हर चीज़ करने की एक फ्रीडम है इस लॉस के अंदर रहते हुए। ये नहीं कि हम किसी कोई भी क्राइम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को करने की फ्रीडम है। नो, लॉस के अंदर रहते हुए हमें फ्रीडम है हमारे एजुकेशन के लिए एंड एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। अब हमें वी हैव अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी इंसान के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कोई भी ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, कोई भी ऐसा क्राइम ना हो, उसके अगेंस्ट भी हमें एक राइट मिला हुआ है कि हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास जाके हमारे जो राइट्स हैं उसको ले सकते हैं, सही तरीके से हमारा काम करवा सकते हैं। जैसे कभी कोई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है या फिर कुछ भी ऐसा गलत होता है। सो द फोर्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, राइट? तो हमारा जो हमें पूरी फ्रीडम है कि हम जो रिलीजन है उसको फॉलो करें, कोई से भी रिलीजन को। ओके, सो द सेकंड लास्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमें कोई से भी कल्चर को फॉलो करने का हमारे पास फ्रीडम है। कोई भी मेजॉरिटी आकर हमें ये नहीं कर सकती कि आप कोई भी कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकती। और हमारे को हर इंसान को एजुकेशन का राइट है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे लोग हैं उन लोगों को जो जैसे कि अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, कास्ट सिस्टम रहा करता था, तो जो नीचे वाली जो कास्ट हुआ करती थी उन लोगों को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इसीलिए हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये राइट भी बनाया कि हर इंसान को पढ़ने का हक है, हर एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट्स। ओके, अब क्या है ये जो लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के इस वाले राइट के अंदर क्या है कि ये हम लोग जो हैं, हम लोग को ये राइट मिला हुआ है कि अगर हमारे कोई से भी इंडिया के अंदर हमारे राइट को गलत ठहराया गया तो उस चीज़ के अगेंस्ट हम जाके कोर्ट के अंदर बोल सकते हैं। ओके, सो इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स, द constitution has also section called directive principle of the state policy. This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater in social economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce poverty of the masses. ओके, अब देखो जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि हमें राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही हमें लॉज भी मिले हुए हैं। ये कुछ लॉज ही हैं कि हमें हमारी जो स्टेट है उसके प्रति क्या क्या चीज़ें करनी है। स्टेट मतलब यहाँ पर इंडिया को ही बोल रहे हैं कि इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। ओके, अब द लास्ट थिंग दैट वी हैव इज़ सेक्युलरिज्म। ओके,
तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन as the state religion. We will read more about this in the following chapter. Okay, तो सेक्युलरिज्म क्या होता है कि एक ऐसी कोई भी एक ऐसी सेक्युलर स्टेट नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग क्या है, वो एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। ओके, तो हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है। वहाँ यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको अडॉप्ट कर ले कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री हमारी ऐसी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, राइट। तो इसीलिए हमारी जो इंडिया है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। ओके, सो यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts it for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we all, like all citizens of the country, to adhere to, including the representatives that we elect to rule just. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Okay, often a major change of the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in this case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. The different features of Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp, but don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about the different features of India. Okay, अब यहाँ पे कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी है, तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एंड अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है, किस तरीके से हम गवर्नमेंट को वर्क करता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ में ही है इस चैप्टर के अंदर। अब आगे जाके जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग को पता लगेगा किस तरीके से बहुत ज़्यादा सही तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को चलाता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हम खुद ही इलेक्ट करते हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है, राइट। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ़ुटबॉल के गेम के अंदर अगर थोड़ा सा भी रूल्स का चेंज होता है तो पूरा जो गेम है उसको ये अफेक्ट होगा। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे थोड़े अमेंडमेंट्स आए हैं जो कि थोड़ा चेंज आया है, जिसने हमारी जो कंट्री के कंसर्न्स हैं उसको न्यू कंसर्न्स बनाया है। ओके, और कई बार जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बड़े जो चेंजेस आते हैं तो क्या होता है कि फंडामेंटल नेचर जो होता है वो कंट्री का वैसे वो भी चेंज हो जाता है। अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो हमारा पूरा रूल ही चेंज हो जाएगा, और मोनार्की आ जाती है तो वो भी पूरा रूल चेंज हो जाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने नेपाल के अंदर देखा, वो मोनार्की वाला कंट्री था, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई तो उन लोगों को वहाँ पे भी पूरा कंट्री को चेंज करना पड़ा। ओके, और जो डिफरेंट फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी बहुत सारे हमें आइडियाज़ देते हैं जो कि ईजी नहीं है समझने के लिए, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा चीज़। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए हमारे इस सारी चीज़ों के लिए। अभी हमें वरी नहीं करना, हम आगे जाके उसको और ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी आपको इतना ही समझना है। ओके, सो टिल हियर वी आर रीडिंग एंड द चैप्टर हैज़ एंडेड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल, सो गुड बाय।